कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य क्या होते हैं और उसके भेद क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम अलग अलग समझेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपने मन के भावों को दूसरों को बताना चाहता है, इसलिए वह भाषा का सहारा लेता है। यह भाषा उसके मुंह से शब्दों के वाक्यों के माध्यम से व्यक्त होती है। अतः मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द समूह का सहारा लेता है और वह शब्द समूह जो व्यवस्थित हों तथा पूर्ण मनोभावों को व्यक्त कर सके वाक्य कहलाते हैं। अब हम इनको दूसरे शब्दों में समझते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वह वाक्य कहलाते हैं। मनुष्य को बोलचाल के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ी तो पहले तो वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगति होती गई तो उन्होंने शब्दों को भाषा के रूप में बोलना शुरू कर दिया। तो इसमें बोल रहे हैं दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वह वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, सत्य की विजय होती है। ये एक पूरा वाक्य है और इसका अर्थ भी निकलता है। यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती यह वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो हमें वाक्य बनाने के लिए हमें पूरे पूरे अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसमें उसका मीनिंग होना चाहिए। बिना मीनिंग के वो वाक्य बेकार है। जैसा कि हमने पढ़ा होगा या कि वाक्य के दो अंग होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी के भी अंग होते हैं अलग अलग, तो इसी तरीके से वाक्य के भी दो अंग होते हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय। बिना उद्देश्य के विधेय काम नहीं करता। उद्देश्य कर्ता को कहते हैं और कर्ता के अलावा जो भी बात वाक्य में कही जाए उसे विधेय कहते हैं। कि कर्ता जो बोलता है, कर्ता के बिना वाक्य विधेय काम नहीं करता, तो उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे वाक्य में जिस के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय वाक्य में जिस अंश या भाग द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अतः उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो जो कर्ता है वो अपनी बात कहने के लिए विधेय का सहारा लेता है। अब वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को समझते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इन 8 को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। यह ऐसे वाक्य हैं जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। हम विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी बोल सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। भारत हमारा देश है, तो यह एक अस्तित्व का बोध करा रहा है। तो अगला, राम ने खाना खा लिया, यह भी एक विधानवाचक वाक्य है। राम के पिता का नाम दशरथ है, तो इसमें जो पिता का नाम दशरथ है तो ये अस्तित्व में है, ये विधानवाचक वाक्य है। इसी तरीके से राधा स्कूल चली गई, मनीष ने पानी पी लिया, अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है, तो ये सारे क्या हो गए, विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राधा स्कूल चली गई, तो राधा किसी काम, कहाँ चली गई, स्कूल चली गई, तो वो कुछ कर रही है। अब मनीष ने पानी पी लिया, तो उसने क्या किया, पानी पी लिया।
अब आता है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। दूधो ना हो पूतो पलो। अब इसमें हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये उसके लिए प्रयोग होता है। नव वर्ष मंगलमय हो, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को बधाई दे रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो, ये भी हमारा एक आशीर्वाद के रूप में ही माना जाएगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये हमारी कामना है। तो यह जो सारे वाक्य हैं, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है आज्ञा, वहाँ जाकर बैठिए, हमने किसी को आदेश दिया। कृपया अपनी मदद स्वयं करें, तो यह भी एक आदेश का ही रूप है। कृपया शांति बनाए रखें, तुम वहाँ जा सकते हो, तो हमने अनुमति दे दी। तो ये ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसा कि जमीन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि निषेधवाचक वाक्य हमें किसी काम के न होने या ना करने का बोध कराते हैं। निषेध मतलब नहीं करना या न होना। जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है, वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो नहीं क्या हो गया, निषेध हो गया, उसने मना कर दिया। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, राम स्कूल नहीं जाएगा, तो नहीं क्या हो गया, निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। रमन आज खेलने नहीं जाएगा, तो नहीं फिर आ गया, तो नहीं यानी निषेधवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा हो, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। राम आज रावण को नहीं मारेगा, तो ये भी एक निषेधवाचक वाक्य है जिसमें किसी कार्य के न होने का पता चल रहा है। रावण आज सीता का अपहरण नहीं करेगा, तो ये भी निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा, जिसमें किसी काम के न होने या न करने का बोध हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्रश्नों से संबंधित है, यानी कि क्वेश्चंस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम कौन से देश में रहते हो, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कौन से यानी कि एक क्वेश्चन का रूप ले लिया, इसने प्रश्न बन गया। राम रावण का वध कब करेगा, कब भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। बसंती कब नाचेगी, यह भी एक क्वेश्चन है। हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे, तो यह भी एक प्रश्न है। यह फिल्म कब खत्म होगी, यह भी एक कब का प्रयोग हो रहा है, तो क्वेश्चन आ गया, तो प्रश्न लग गया पीछे सेंटेंस के, तो यह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तुम क्या खाना पसंद करोगे, अब क्या आ गया, तो हमने किसी से पूछा तुम क्या खाना पसंद करोगे, तो हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यह कौन सा वाक्य बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्नवाचक कौन से, कब, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य के रूप होते हैं और लास्ट में इनके क्वेश्चन मार्क लगता है। अब हम पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में जो शब्द विस्मय के होते हैं, उनके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह से हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। जैसे, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, कहाँ,
भारत जीत गया, अरे तुम लोग कब पहुँचे। तो ओह बल्ले कहाँ, अरे ये सब चिन्ह के साथ प्रयोग हो रहे हैं। विस्मय सूचक चिन्ह इनके साथ लगता है या इनके पीछे लगता है। तो यह वाक्य क्या कहलाएंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसमें हमें आश्चर्य का पता चले, शोक का पता चले, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता, ऐसे आदि भाव का बोध हो, तो ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक भाव कहलाते हैं। अब आता है संकेतवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। तो यह क्या संकेत दिया जा रहा है, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम ज़रूर सफल होते। तो जो एक क्रिया हो रही है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि बिना परिश्रम के सफल नहीं हो सकते। तभी बोल रहे हैं वाक्य में, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। दूसरा देखते हैं, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो जो इसमें तो लग रहा है यह एक सूचक चिन्ह है संकेतवाचक वाक्य का, योजक चिन्ह मान लीजिए। अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। इसमें भी तो आ गया। और अगर का प्रयोग भी हो रहा है। अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तो ये क्या संकेत दिया जा रहा है, इनको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब हमें संदेह है किसी चीज़ पे। उदाहरण से समझते हैं, आज बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। तो ये उसको मतलब हमें संदेह हो रहा है कि हाँ बारिश हो सकती है। शायद आज राम रावण का वध करेगा। तो इसमें भी शायद लग गया बीच में। संभवतः वह सुधर जाएगा, इसमें भी संदेह हो रहा है कि शायद वो सुधर जाए, शायद मोहन मान जाए, या शायद वह कभी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इसमें यही पता चल रहा है कि हमें संदेह है कि वो काम होगा या नहीं होगा, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। अब ये हमारा पार्ट 1 है। अब हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को समझा है। अब हम अगली वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य भेदों को समझेंगे। थैंक यू।